Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. There are around 60, 70 people online. So I was just asking everybody what is their plan. And some of you can also share your plan after MSc, what you plan to do if you have anything planned as of now. तो यहाँ पे काफी लोग बोल रहे हैं कि हमें PhD करना है, तो आप लोगों का क्या प्लान है? Some of you can open your speakers and can share. ठीक है, अगर कोई भी शेयर नहीं करने वाला है तो देखिए, चलिए, अगर आपको PhD करना है तो बेस्ट थिंग विल बी इफ यू कैन गेट if you can pass NET exam or SLAT exams. Have somebody given you information about that? उसका information दिया है आपको किसी ने? दिया है या नहीं दिया है? Yes, किसने दिया है? कल दिया है, ठीक है, तो ठीक है, इसीलिए आज आप सब बड़े मोटिवेटेड लग रहे हैं. गुड फॉर यू. तो ठीक है, तो उसका सिलेबस देखा आप लोगों ने? डाउनलोड कर लिया? कहाँ से डाउनलोड किया? साइट से डाउनलोड कर लिया. अब क्या करने वाले हैं आप लोग? उसमें देखिए आपने कौन से टॉपिक आपके कोर्स में हैं, कौन से नहीं हैं, देख लिए हैं? तो बताइए कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके कोर्स में हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाँ वो ठीक है, चलो वो पूरा पेपर हो गया. दैट इज पेपर फॉर दोज जो कि ऑर्गेनिक लेंगे, तो वो पूरा कवर हो जाएगा. अदर्स कैन डू इट. अगर किसी को फिजिकल लेना है या इनऑर्गेनिक लेना है, मैं ये नहीं कहने वाली हूँ कि जो ऑर्गेनिक लेंगे उनका बहुत अच्छा होने वाला है. तो कारण बता देती हूँ, ऑर्गेनिक का पेपर सबसे टफ होता है, ठीक है? आप लोग थोड़े से, और बिना इनऑर्गेनिक और फिजिकल के कुछ चैप्टर किए आप उसे पास नहीं कर पाएंगे. सो योर बेस्ट बेट इज इनऑर्गेनिक ऑलवेज, कि कुछ चैप्टर जो आपके सेम 1, 2 में होंगे शायद, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वगैरह है. हाँ, सो सम ऑफ दी थिंग्स जो कि जनरल हैं, आप उनको प्रिपेयर करिए. बिसाइड दैट, और फिजिकल काफी मुश्किल लगती है सब लोगों को. एनालिटिकल का पोर्शन काफी कम होता है, बट एनालिटिकल इज सच ए ब्रांच की बाकी सबका भी गुजारा नहीं होता है एनालिटिकल के बिना, तो वो आपको ऑटोमेटिकली करना ही होता है. रिसर्च करेंगे कुछ भी तो एनालिटिकल तो आएगा ही आएगा. तो आई हैव 2 ऑप्शंस फॉर यू टुडे. One, I can talk about some of the research that is been going on in my lab. 2, I can talk about a very basic topic which was there earlier in your syllabus but has been removed, and that is acid base. सबके काम में आएगा, तो उससे शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए. आपको लग रहा है बहुत आसान है? हाँ, बहुत आसान है, but let us see how much of this you can recollect. चलिए, बिकॉज ऑलरेडी 12 से ये सब पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है? तो थियोरीज ऑफ एसिड एंड बेस, कौन कौन सी 3 थियोरीज हैं? ओके, व्हाट इज आरएनएस थ्योरी? H+, APH है. If it is an acid, if it is a base, OH minus APH है, right? And all our common acid and base, they come in this category. लेकिन सबसे ज्यादा जो थ्योरी चलती है वो कौन सी है? लॉरी एंड ब्रॉन्स्टन थ्योरी, जिसका बेस क्या है? एसिड इज, व्हाट इज एन एसिड? प्रोटॉन, APH है, अथवा तो
एक्सेप्ट करे छे तो कॉमन આવી ગયા એમના ठीक है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल को सेपरेट नहीं है हाइड्रोजन आयन either it will be donating hydrogen ion or it will be accepting hydrogen ion right पहले वाली जो थ्योरी है और उसमें एक चीज है कि हम कहते हैं कि एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोजन आयन इन अ aqueous medium in a solution aqueous नापन होए तो पन in a solution ठीक है तो उसमें ये कंपल्सरी हो जाता है कि सोल्यूशन होगा उसके अराउंड में लेकिन लॉरी ब्राउनस्टेड में ऐसा नहीं है आप HCl गैस में अमोनिया मिक्स कर दें आपको वो बताया जाता है ना एग्जाम्पल दिया जाता है धुमाड़ा हो जाता है आपके कंपाउंड में क्लोराइड है तो सल्फ्यूरिक एसिड डालिए तो कौन सी गैस निकलेगी इनऑर्गेनिक में करते हैं ना एक चीज याद रख लो किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है ना चाहे वो नेट है स्लेट है आप एडवांस तभी कर पाएंगे जब आपको बेसिक आता होगा रट रट के कर भी सकते हैं ठीक है अभी तो हर चीज का एक वो फॉर्मूला तो आ ही गया ना जैसे 12th में फॉर्मूला दिया जाता था आप अभी भी क्लासेस ज्वाइन करेंगे उनका भी पैसा बढ़ाएंगे उसकी बजाय आप सिंसियरली खुद भी पढ़ो ना तो आप कर सकते हैं अगर एक्सपीरियंस है पुराने वाला तो आपको पता होगा कि वो स्ट्रेस ज्यादा देते हैं काम कम कराते हैं और हर किसी की अलग कैपेसिटी होती है काम करने की तो माय फंडामेंटल रिक्वेस्ट और एडवाइस रिक्वेस्ट तो नहीं कहूंगी एडवाइस इज अपने आप को देखो कि आप कितना खा सकते हो कितना पचा सकते हो और उस स्पीड से चलो बट रोज चलो ठीक है तो सबसे पहले अपनी 11th और 12th की किताबें उठाओ इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने ऑर्गेनिक लिए या इनऑर्गेनिक लिए या फिजिकल लिए उसके जितने भी चैप्टर है ना जो दोनों सालों में वो सबको अभी मजा आएगा पढ़ने में है ना क्योंकि जो काम बचपन में मुश्किल लगते थे अब आसान लगने लगे हैं ना तो अब वो किताबें भी बड़ी आसान लगने वाली उनको पढ़ो उनको समझो एंड देन कम बैक एंड स्टार्ट डूइंग द एडवांस थिंग्स और फिर एडवांस करते करते जितना यहाँ से भी पढ़ाया जा रहा है उससे भी ज्यादा एडवांस में जाओ ऑर्गेनिक सॉल्व करनी है तो उसमें भी एडवांस में जाना पड़ेगा ठीक है उतना जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है बिकॉज वी टीच टू सम 200 स्टूडेंट इनका सबका कैलिबर बहुत ऊपर से लेके नीचे तक होता है आई ट्राई टू टीच अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन द सिलेबस थोड़ा एग्जाम्पल देती रहती हूँ बट एंड वो हम लोग करते भी रहेंगे सभी लोग ही करते होंगे शायद तो वो आप कर सकते हैं लेकिन उसके अलावा जाके अच्छी बुक्स निकालिए कितने लोग हैं जिन्होंने बुक्स पढ़ते हैं बाकी सब नेट वाले हैं आजकल वो कौन बनेगा करोड़पति में एक वो बहुत आ रहा है सवाल का जवाब उल्टा है क्यों कहाँ से देखा था सोशल मीडिया से तो हमारा सोशल मीडिया तो ऐसा हो गया ना कि जो चीज 100 लोग शोर मचा रहे हैं वो सच हो जाती है चाहे झूठ भी हो ओके आपने कहीं से कॉपी किया गलत कॉपी किया है और फिर 10 साइट पे वो पोस्ट हो गया तो हमें लगने लगता है कि सही आंसर है और सभी पोस्ट कर रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्वालिफिकेशन और जो ज्यादा काम वाले लोग हैं वो पोस्ट कर ही नहीं रहे होंगे जो सही में लोगों को जानकारी होगी वो बैठे होंगे क्योंकि उनको सोशल मीडिया से कुछ लेना देना नहीं है ठीक है तो मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया पे सारी इंफॉर्मेशन गलत है बट आई विल स्टिल रिक्वेस्ट यू गो एंड रीड बुक्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग थिंग्स सोशल मीडिया पे लेने वाली चीज है वीडियोस है अच्छे वीडियोस बने हुए हैं तुम्हें जल्दी समझ में आ सकता है कुछ चीजें जैसे बायजूस का दिखाते हैं कि वो इस तरह से चीजों को आपको 3 डायमेंशन में दिखा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो ट्रस्टेड साइट से लीजिए पहले तो वो भी जो साइट्स ट्रस्टेड हैं एजुकेशनल साइट्स भी खोलो एजुकेशनल साइट्स खोलो .edu वाली सोशल साइट्स नहीं ठीक है उनमें भी जो ट्रस्टेड हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपने पूरे करिकुलम के नोट्स वोट्स डाले हुए हैं गो थ्रू देम वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट एंड अपने यहाँ पे भी जो है बायजूस वगैरह के तो 11th 12th वगैरह के जो भी है अगर आपको वो फ्री में मिल रहा है या so try to take the advantage of that vision and try to take the authenticity of the books standard books जिनके शायद अभी 10 भी नाम पिछली बार मैंने पूछा था काफी लोगों ने नाम बताए थे आई रिमेम्बर सेम 1 में भी मैंने पूछा था तो उसमें कुछ ऑर्गेनिक की बुक्स और ऐड कर लीजिए और बुक्स को पढ़िए
बुक्स के पीछे की एक्सरसाइजेस को भी करिए, ठीक है, आपको काफी फायदा होगा। मैं नहीं बताने वाली क्या क्या फायदा हमें हुआ था, बट आई रिमेम्बर्ड कि बिकॉज जो पेपर बनाने वाले हैं वो इन्हीं बुक्स में से बना रहे हैं, ठीक है, मोस्टली तो so you can rely on them and try to read the concepts, understand them and then apply them, और वही application ही important है। I cleared this exam in 94, तो ठीक है, काफी कुछ बदला, सिर्फ इतना है कि तब डिस्क्रिप्टिव पेपर आता था और अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तब भी वही होते थे जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता था, आज भी वही होते हैं, जो स्पेशली जो सेकंड पेपर होता है, तो आज भी वही है। एंड I can say that you can do it even without going to any coaching classes. So coming to this Laurie Bronsted acid and base, because it is a donation and acceptance of protons, so the concepts become very relative. That's the important thing. RMES में एसिड और बेस दोनों अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक को H देना है, दूसरे को OH देना है, एंड दे आर टू डिफरेंट। बट एसिड बेस जब लॉरी ब्रॉन्स्टेड में आ जाते हैं, इट बिकम्स रिलेटिव। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रही हूँ और उसी में एसिटिक एसिड डालती हूँ तो क्या होगा? एसिटिक एसिड में बिकम अ बेस। इट मे बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन बाय इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना? सो नाउ द कॉन्सेप्ट हैज बिकम रिलेटिव, कि अगर तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो तुम दूसरे को बेस बनने के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो दूसरे को बेस बनने के लिए फोर्स कर सकते हो। सेम कंपाउंड एसिटिक एसिड पानी के साथ है तो कौन एसिड है? If I have acetic acid along with water, a solution in water, then who is acid and who is base? Water, because water will take one proton and become प्रोटोनियम आयन, H3O प्लस बन जाएगा, राइट? तो ये क्या हो गया? अभी जो कॉन्सेप्ट है वो डाइल्यूट हो गया है, इसमें रिलेटिविटी आ गई, रिलेटिव हो गया है कि ओके, सो वी कैन नॉट से कि ये एसिड है ये बेस है। नो, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, एसिड क्या है और बेस क्या है, कि वो किसके साथ है, वैसा वो परफॉर्म करने वाला है, ठीक है? सो वी डोंट नीड अ मीडियम। मीडियम यहाँ पे नहीं भी है चलेगा। तो अगर HCl के ऊपर आप अमोनिया वाला वो रॉड लेके जाते हो तो धुमाड़ा हो जाता है। वो क्या होता है? NH4Cl, बिकॉज एक एसिड था HCl जिसने एक प्रोटोन दिया, NH3 एक एक्सेप्टर था जिसके पास एक लोन पेयर था, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो NH4 माइनस बन गया, ये Cl माइनस रह गया, एंड देयर इज अ सॉल्ट फॉर्मेशन, और वो सॉल्ट जो है वो एयर में फैल गया है। उसके पार्टिकल्स वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। वैसे सॉल्ट आप कहेंगे कि इट्स डिपेंड्स ऑन ऑल साइज। नैनो जो केमिस्ट्री हमारी चल रही है वो यही हो गया ना, कि जो बल्क है उसको आप स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो जो अमोनियम क्लोराइड आपका जो सॉलिड होता है, बट वो उसमें एयर में जब बनता है तो उसके पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं और वो एयर में ही स्प्रेड रहते हैं, एंड वी से कि आपको धुआं दिख रहा है, but it is nothing but the small tiny particles of ammonium chloride which are spread in the air, right? So the concept of donor and acceptor comes from this. और फिर तीसरा एक और theory आया, और वो क्या था? Lewis theory. What is that concept? Electron donation or electron acceptor. ओके, आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? बीच बीच में कुछ आप बोल सकते हैं। That's one problem. You don't know whether somebody is listening or not. ठीक है, चलिए। So
when we have this concept of acid and base, we can use any one of them depending upon what we need or where we want it to act. हमारी रिएक्शंस जो होती हैं, आप देखोगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत कुछ एरो के ऊपर आपको दिखाई देगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि उसका फंक्शन क्या है, रिएजेंट क्या है, कैटलिस्ट क्या है, और एसिड बेस का कोई काम कर रहा है तो क्या है, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए वो बाद में देखते हैं। और बट जब हम एसिड बेस को रिलेटिव बना देते हैं, एंड दैट वर्क्स फॉर इवन ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, बॉडी ऑल्सो हैव लॉट नंबर ऑफ रिएक्शंस गोइंग ऑन, बायोकेमिस्ट्री है, और उसमें भी कैटालिसिस होता है। और ये कैटालिसिस होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन स्टमक तो HCl होता है, ठीक है, हाँ प्रोटीन, राइट। तो इन स्टमक तो सिर्फ एसिड होता है और उसका काम होता है फैट को सॉल्युबलाइज करना और प्रोटीन्स का हाइड्रोलाइसिस टू सम एक्सटेंट एक्टिवेट करना। बट दैट इज डिफरेंट स्टोरी। हमारी बाकी पूरी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, कैटालिटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, फूड डिकम्पोज हो रहा है, और जो जैसे प्रोटीन्स हैं पहले हाइड्रोलाइज होते हैं, फिर उनको अमीनो एसिड वापस से प्रोटीन में जहां जरूरत है कन्वर्ट करते हैं, शुगर्स डिकम्पोज होते हैं, एनर्जी देते हैं, एंड ऑल दिस प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सम रिएक्शन गोज ऑन, जहां भी एनर्जी चाहिए वहां कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी, एंड वो रिएक्शंस के लिए जो एसिड और बेस होते हैं वो प्रोटीन्स अमीनो एसिड के साथ लगे हुए कौन से ग्रुप्स होते हैं, जो साइड चेन पे ग्रुप्स लगे होते हैं ना, देयर आर OH ग्रुप, SH ग्रुप, COH ग्रुप, amino groups, and all these groups they act as acid and base. आपको बड़ी हंसी आ रही है? Is there something which we should all can share? नहीं हंस ले, मुझे कोई इतराज भी नहीं है, but वो बार बार स्माइल दे रहा था, मैंने कहा कुछ मेरे को फायदा होता है तो पूछ लो, otherwise I don't have any problem with laughing face also. It's good to have. अभी स्माइल भी नहीं करेगा, हाँ ठीक, चलो ओके। तो एसिड है, सो यू कैन सी दिस फर्स्ट रिएक्शन। तो एक प्रोटॉन है विच इज गोइंग फ्रॉम द एसिड पार्ट टू द वाटर, एंड देन दिस डिसोसिएशन अकर्स, ठीक है, या रिएक्शन अकर इनटू, ओके पहले तो ये बात क्लियर ही है, पहले हम HCl की आयनाइजेशन में H+ और Cl- लिखते थे, आजकल नहीं लिखते हैं, बिकॉज राइट अब हम हमेशा H2O लगा के H3O+ लिखते हैं और साथ में Cl- लिखते हैं। डिसोसिएशन करते हैं ना HCl एक्वस, तो H+ नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते हैं H+? स्टेबल नहीं है। We know that calculations have shown that hydrogen ion cannot exist as it is. It is too small to bear that charge. प्लस चार्ज उसके छोटे से स्टेबिलिटी होती है ना, एक आयनिक स्टेबिलिटी होती है, तो दैट स्मॉल साइज ऑफ H+H और उसके ऊपर इतना एक पूरा प्लस चार्ज, इट इज अनस्टेबल, इट कैन नॉट एग्जिस्ट। तो वो इमीडिएटली ही जो एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो वो H के साथ, वाटर के साथ कंबाइन होके H3O+ बनाएगा, एंड व्हिच वी कॉल एज हाइड्रोनियम आयन। एंड the important thing मैंने नीचे लिखी है कि HCl cannot dissociate in gaseous state. H+ जो है वो स्टेबल नहीं है, उसका एक पूरा एग्जाम्पल है, ये उसका प्रूफ है कि HCl अगर गैसियस स्टेट में है ना तो वो HCl ही रहता है, it does not become H+ ion and Cl- ion, okay? तो उसको चाहिए वाटर। तो आर्रेनियस थ्योरी जो है अब वो मर्ज ही हो चुकी है, किसमें? लॉरी ब्रॉन्स्टेड में, एक तरह से, ठीक है। तो वो वाटर तो चाहिए तभी वो H+ देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। HCl does not dissociate in gaseous form. Then we have similarly अमोनिया है, अगर वाटर एक्वस सॉल्यूशन जो अमोनियम, जिसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही बोल देते हैं, बिकॉज अमोनिया एज सून एज यू पुट इट इनटू वाटर क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड एज
soon as you pass it into water क्या बन जाता है? H2SO3 और सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा तो H2SO4 बन जाएगा, तो आपका वो वहीं पे ही रिएक्शन जो है वो हो गया है. So this gives बेस आपको H+ देगा, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये बनेंगे when we put ammonia or when we pass ammonia into water. Now जब एसिड बेस हम करते हैं, बात करते हैं, तो we say there are very strong acid, there are very weak acid. What is mean by a strong acid and weak acid? Strong है या weak है? What is meant by the strength of an acid? Are these the two same thing or different thing? Okay. Concentration of the acid. देखिए दो कॉन्सेप्ट्स. स्ट्रेंथ हम कह रहे हैं, एक मान लो आई हैव अ सॉल्यूशन ऑफ HCl, ठीक है, HCl सॉल्यूशन है, उसमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकता है ना, डाइल्यूट, स्ट्रॉन्ग एंड आप कहते हो कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, तो कई बार स्ट्रेंथ वर्ड यूज करते हैं, तो एक कंफ्यूज नहीं होना है. देयर आर डिफरेंट टर्म्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, हाई कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. डाइल्यूट का मतलब वीक नहीं होगा. डाइल्यूट डज नॉट मीन्स, क्योंकि एक तरफ हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ मैम आवाज नहीं आ रही.
Hello, you are not audible. Hello. Hello, ma'am. So let us talk about what we were talking about was एक है strong acid और दूसरा है strength of acid or the concentration of acid. When we talk about an acid is strong or weak, we talk about whether we talk about its capability of donating a proton to another one. Okay. Now we also classify this whether an acid is strong or weak depending upon how much it gets dissociated in water. In relation to water, how much it will dissociate. So if for example, if I take sulfuric acid or HCl and we put it into water, it is 100% ionized in the solution. On the other hand, if I take something like acetic acid or some other mostly organic acids, lactic acid, acetic acid, organic acids are mostly, they are called as weak acid, oxalic acid. So why they are called weak acid? Because they are partially dissociated in. So when they are partially dissociated, so if I have to take 1 mole of hydrogen ion from HCl, I know that if I take 37.5 gram of HCl, I will get the 1 mole of hydrogen ion. But if I want to take 1 mole of hydrogen ion from acetic acid, how do I do that? Because 1 will not give 1 mole. So what we have to check is कितना dissociate होता है और solution में कितने hydrogen ion इसके बनेंगे. So there comes the concept of ionization or dissociation constant, because some of the acidic groups are not completely ionized in water. Okay, if the same acetic acid I keep in some base, for example ammonia के साथ डाल दूं तो वो पूरा ionize हो जाएगा, because ammonia is a stronger base than water. HCl is much stronger than water. So the moment I put HCl into water, it will get completely ionized. But acetic acid does not. But in place of water, if I take some other solvent, then its strength may become different. And from there comes the concept of non-aqueous reactions. Many times we carry out the reaction in non-aqueous media. NaOH you can use in alcoholic media as well as in water media, but दोनों में वो अलग तरह से काम करता है. Do you remember elimination reactions or substitution reactions? उसमें बताया जाता है कि अगर elimination करना है तो आपको non-aqueous medium रखना पड़ेगा, पानी में नहीं होगा, substitution होगा. Why this happens? Because that tendency of जो OH को अटैक करना है, किसको अटैक करेगा? वो सब्स्टिट्यूट करेगा या हाइड्रोजन को लेके एलिमिनेट कर देगा? That will also be decided by the solvent in which we are keeping it. Okay, so non-aqueous solvents, a compound will behave differently in non-aqueous solvent, it will behave differently in aqueous medium. Okay, the strength might change with the change in the medium. So we do dissociation, mostly dissociation constants आपको water में मिलेंगे, और वाटर में लिए इसलिए गए हैं ताकि एक कॉमन सॉल्वेंट हो तो हम उनमें कंपैरिजन आसानी से कर सकें कि एक दूसरे के कंपैरिजन में कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा वीक होगा. सो व्हेन वी हैव टू चूज, वी कैन चूज
properly without even doing an experiment. For example, I tell you, आपने बेस यूज किए होंगे, आपने रिएक्शंस बहुत सारी परफॉर्म की होंगी, पढ़ी होंगी एटलीस्ट टीवाई में भी. कभी कभी आपको कहते हैं कि आप NaOH यूज कर लो, कभी बोलेंगे सोडामाइड यूज करो, कभी बोलेंगे नहीं सोडामाइड से भी काम नहीं चलेगा, आपको कुछ लिथियम का सॉल्ट ले लेना है ना. सो व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस? अगर मुझे HCl से H निकालना है तो NaH चलेगा, ठीक है. अगर मुझे CH3OH से H निकालना है तो NaH के साथ रिएक्शन नहीं देता है ना, बट आप सोडियम यूज करोगे तो हो जाएगा, है ना, या टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड यूज करोगे तो हो जाएगा. इट ऑल डिपेंड्स. अल्टीमेटली ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ना एसिड बेस केमिस्ट्री आ जाती है. आपको कुछ भी दूर करना है, दूसरे से सब्स्टिट्यूट करना है, तो एक तरह का आप कुछ निकालने के लिए. अब एलिमिनेशन रिएक्शन कब होगी? देखिए, इथेनॉल है, मान लो आप एलिमिनेशन करते हो बेस लेके, तो क्या निकलेगा? पहले मैकेनिज्म याद है थोड़ा सा, क्या होता है उसमें? कार्बोकेटाइन बनता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन होगी, कार्बोकेटाइन बनता है, तो आप एलिमिनेशन करते हैं ना, ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड में कार्बोकेटाइन की रिएक्शन कैसी होगी? अभी समझिए मैकेनिज्म कैसे आपको रिकलेक्ट कर सकते हैं. आपको एलिमिनेशन करना है, अल्कोहल है, OH है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आपको दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, वो एसिड है, वो प्रोटॉन देगा, तो यहाँ पे एक्सेप्टर कौन होगा? O, ठीक है. OH आ जाएगा और फिर OH प्लस हो गया, OH2 प्लस हो गया. सो नेचुरली OH2 प्लस कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, वो फटाफट निकल जाता है, उसके पास है ताकत अकेले रहने की, तो वो निकल जाएगा टूट के और आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जिसपे क्या होगा? Many things can happen depending upon the medium. Many things can happen. In some medium it may undergo substitution और otherwise वो क्या है? एलिमिनेशन. हाइड्रोजन निकलेगा और फिर वो डबल बॉन्ड बन. ये रिएक्शन हम बेस में भी होती है, एलिमिनेशन. एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल्स कितने तरह से पढ़ी है आपने? बेस लेते हैं, H पहले निकलता है, E2 एलिमिनेशन का मैकेनिज्म क्या होता है? E2 में क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड में तो E1 ही होता है ना. E2 होता है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, वो बेस क्या काम कर रहा है? कौन सा H लेता है? एसिटिक एसिड कहाँ से आया भाई? बीटा पोजीशन पे जो H है ना, उसको लेगा. निकल तो OH वो वाला ज्यादा आसानी से चलता है, लेकिन बीटा वाला लेता है पहले. और E2 में तो ठीक है, हम ये भी कहते हैं कि एक तरफ से H जाएगा, दूसरी तरफ से OH जाएगा, तो इट इज लाइक सोल्यूशन में रिएक्शन हो रही है, तो वो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दे हेल्प इन मेकिंग अ ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें एक H जा रहा है बट वो H एसिड ले रहा है. तो जो इस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रही हैं ना, उसमें आपको बेस क्या यूज करना है और क्या मीडियम यूज करना है, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट. एक्वस में आप NaOH डालो, एलिमिनेशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना. चलिए, लेट अस नॉट टॉक अबाउट ये अल्कोहल वाली स्टोरी से थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे. मतलब मैं अगर आपको क्लोरोइथेन ही ले लें, अगर हम क्लोरोइथेन लेते हैं, चलो क्लोरोइथेन ले लें, NaOH डालते हैं उसमें, तो क्या हो सकता है? दो पॉसिबिलिटीज है. कौन सी दो पॉसिबिलिटीज है? आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. और कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे. मीडियम पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि मीडियम में जाके उसकी जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाएगी और वो कहाँ अटैक करने की कैपेबिलिटी है वो बदल जाएगी. ओके, सो दी कॉन्सेप्ट अभी आप बाद में ध्यान देना कि बहुत सारी रिएक्शंस आप करोगे, कपलिंग रिएक्शंस करोगे, उनमें भी बेस यूज किए होंगे, अलग अलग तरह के यूज किए होंगे. सो बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस हम देख लेते हैं कि ठीक है, अगर मुझे किसी से, मतलब यू हैव ऑलरेडी डन दोज रिएक्शंस, कि अगर मुझे
मीथेन से H निकालना है तो पॉसिबल है? नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 से H निकाल सकते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड CH से निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना, एसिटाइल रिएक्शंस करी हैं आपने, बट क्या चेंज किया फिर? अल्कोहल से H निकालना है तो क्या चेंज करोगे? एसिटिलीन से निकालना है तो क्या चेंज करोगे? मीथेन से अगर निकालना पड़ गया तो आप क्या चेंज कर सकते हो? क्या चेंज करते हैं हम? बेस चेंज करते हैं, ठीक है। और किसी से निकालने के लिए कौन सा बेस आपको चाहिए? जितना दोनों में गैप ज्यादा होगा ना, ये जो टेबल है ना, आई एम टॉकिंग कमिंग टू दिस डिसोसिएशन टेबल, हम ये कहाँ यूज करते हैं? ये तो मैंने बहुत सारे कम लिए हैं क्योंकि एक्चुअली मैंने ये किसी स्कूल के लिए बनाई थी पीपीटी, इट्स नॉट फॉर यू। तो बहुत कम लिए हैं, ऑर्गेनिक वाले मैंने लिए नहीं है इसके लिए। ओके, मे बी, चलो नेट चल रहा है तो आप ले सकते हो, तो आप देखना उसमें जाके, घर जाके आज देखना पीके वैल्यूज के जो टेबल हैं उसमें एसिटिलीन, CH4 सब चीजें आई हुई हैं। कोई भी एक देख लेते हैं, इसको एनलार्ज करके। कैन यू सी दिस? ओके, नहीं, ये तो सिंपल वाला ही आ गया। Anyway, you can, otherwise you can go home and ठीक है, थोड़ा खुद पढ़ना, कोई बात नहीं है, पढ़ के फिर क्वेश्चंस लेके आना, अगर आपके साथ आपको थोड़ा जो भी डाउट्स होंगे या भी कोई आ रहे हैं तो भी पूछ सकते हो। सो दिस कॉन्सेप्ट हैज बिकम वेरी रिलेटिव। और आपको ये देखिए ना, अगर यहाँ पे अगर मीथेन है, इथेन है, पीके कितना है? हाउ मच इज द पीके? 50। और एसिड का क्या होता है? किसी भी एसिड जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं विच आर टोटली आयोनाइज्ड, उन सब का pKa लेस देन 1 होता है। हम रिलेटिव की बात ही नहीं करते, हम मान लेते हैं ये सब स्ट्रॉन्ग है और सबका क्या होगा? लेस देन 1 होगा, और बाकी सब की वैल्यू है अप टू 50। सो बेसिकली मीथेन एक एसिड बेस में तो हम उसको कैटेगराइज नहीं करते, लेकिन वो टेबल इसलिए रिलेटिव टेबल बना दिए गए हैं ताकि आपको जब रिएक्शन करना हो तो आपको पता हो कि किसमें से आपको हाइड्रोजन निकालना है और क्या लगेगा उसके लिए। मेटल ही चाहिए होती है, इनफैक्ट मेटल से भी सबके काम नहीं होते हैं, एसिटाइल तक हो जाता है, आगे नहीं होता है मेटल से भी। सो वी ट्राई टू मेक अदर थिंग्स। नाउ हाउ दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डिटरमिन्ड? ये रिएक्शन आपने बीएससी में सबने करी हुई है, करा हुआ ना? एक्सप्लेन करने की जरूरत है? क्या करते हैं, कोई भी डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना हो तो क्या करना है? बेसिक स्टेप, आयोनाइज करके लिखो, concentration of product divided by concentration of reactants। और ये जो अल्फा क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अगर टोटल कॉन्सेंट्रेशन 1 है और उसमें अल्फा डिसोसिएट हो गए तो HA कितना बचा? एसिड कितना बचा? 1 माइनस अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो किसमें होती है? इट्स अ फ्रैक्शन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? एक फ्रैक्शन है। आउट ऑफ 1 कितना है? ओके, सो इट्स अ फ्रैक्शन। पहली चीज ये याद रखने वाली है। तो 1 माइनस अल्फा करेंगे, ऊपर H, अगर अल्फा डिसोसिएट हुए तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? अल्फा। A माइनस कितना होगा? अल्फा। और टोटल कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो ऊपर भी C से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी C आएगा। 1 माइनस अल्फा इंटू C, बट एक C कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 C होंगे, नीचे एक होगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो एंड में ऊपर एक C बचेगा, ठीक है।
और फिर इसी को ही अगर हम लॉग ले लेंगे, इस पूरी रिएक्शन, ये जो Ka आता है जिसको डिसोसिएशन कांस्टेंट हम बोलते हैं, अगर इसका हम माइनस लॉग लेते हैं, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर आप निकालोगे ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन में निकालोगे तो वैल्यूज ऐसे आती हैं 10⁻⁻2 7 3 ऐसे करके वैल्यूज आती हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट में। ट्राई टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, बेसिक न्यूमेरिकल्स, ठीक है? काम लगे या ना लगे, सीखना तभी होता है जब आप छोटी छोटी चीजें करते हैं। एसिड बेस का चैप्टर निकालना, उसमें से 1-2 न्यूमेरिकल करना, 11th-12th वाले ही करना, ओके, एंड ट्राई टू फाइंड आउट। तो वो जो वैल्यूज आती है ना, यू विल सी देम, -8 है, -9 है। तो एक चीज और चलो पूछते हैं, माइनस में वैल्यूज अच्छी होती है या प्लस में वैल्यूज अच्छी होती है? रिएक्शन विल बी फिजिबल और नॉट फिजिबल, हाउ डू यू डिसाइड? जितना नेगेटिव में होगा उतनी वैल्यू जो है वो डिसोसिएशन या जो भी कांस्टेंट आपका रिएक्शन कांस्टेंट, इसमें हम इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट कह रहे हैं बिकॉज इट्स एन एसिड बेस रिएक्शन, अदरवाइज वी कैन यूज द वर्ड रिएक्शन कांस्टेंट के, ठीक है ना, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है अगर आप कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो। तो वो के की वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? तो ये जो चैप्टर है ना फिजिकल केमिस्ट्री का, डिसोसिएशन, थर्मोडायनेमिक्स 12th लेवल की, नेट अगर क्वालिफाई करना है और रिसर्च करनी है ना, तो रिसर्च में सब कुछ आता है, स्पेशली जो हम कर रहे हैं कैटालिसिस वगैरह और काइनेटिक्स पे काम करते हैं, तो सब कुछ आता है उसमें, ठीक है? ऑर्गेनिक भी चाहिए क्योंकि आप रिएक्शन किस पे कर रहे हो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे कर रहे हो, ठीक है? तो अगर आपको एक नेट स्लेट की तैयारी करनी है, डोंट स्टिक टू ओनली ऑर्गेनिक। एनालिटिकल के तो वैसे भी क्वेश्चन बहुत कम में आते हैं, that's for something that gives you practice for many other things, research में जो काम आते हैं, but अपनी basic chapter of physical chemistry you should be knowing it. MSc कर लिया, आपको ये नहीं पता कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी कब नहीं होगी, चाहे ऑर्गेनिक में किया हो चाहे इनऑर्गेनिक में किया हो या फिजिकल में किया हो, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? हमारी थर्मोडायनेमिक्स में रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए डेल्टा एच क्या होना चाहिए, इतनी बेसिक नॉलेज जो है आपको सारी ब्रांचेस की होनी चाहिए। ऑलराइट, ह्यूमन बॉडी में बायोकेमिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं लोग, मेडिसिनल फील्ड में चले जाते हैं, आपको मालूम है एंजाइम्स में मेटल्स के बिना कोई एंजाइम है ही नहीं लगभग। एंड व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड द प्रोटीन्स व्हिच आर अटैच्ड टू इट? जो एंजाइम्स हैं, व्हाट आर दे? सम काइंड ऑफ प्रोटीन ना, एंड दे आर अटैच्ड विद सम मेटल। एसिड बेस का काम प्रोटीन के मॉलिक्यूल करते हैं, और जो काम लैब में हमारा कैटलिस्ट करता है पैलेडियम डाल के या कुछ, वो वहां पे क्या कर रहे होते हैं, जो मेटल के आयन वहां लगे हुए हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन चेंज, स्टेट कैसे चेंज हो रही है, ठीक है ना? तो पहले रादर अच्छा था कि केमिस्ट्री सेम सबको पढ़ाई जा रही थी, जैसे जैसे वो स्पेशलाइजेशंस होती जा रही है तो बेसिक भूलने लगे हैं हम लोग। बट आप मास्टर करने जा रहे हो ना, मास्टर को तो फिर जो डिग्री का नाम है वो क्या है? है? मास्टर का मतलब क्या होता है? जो डंडा लगाता है और सिर पे चढ़ के बोलता है कि मुझे यहाँ खड़ा कर दिया तो मैं तुम सबके ऊपर चिल्ला सकता हूँ, है? व्हाट इज अ मास्टर? अपने आप को तो बताओ, व्हाट इज अ मास्टर? अब तुमसे ही पूछना पड़ेगा, वो सारे सो रहे होंगे, पता नहीं जाग रहे हैं हम जो सारे, ठीक है? whom do you call a master? राइट, तो प्लीज 8वीं क्लास में जाना तो मेक श्योर तुम्हें 10वीं तक का पूरा अच्छे से आता है। 11वीं 12वीं को पढ़ाने जा रहे हो, मेक श्योर तुम्हें बीएससी तक का अच्छे से आता है, ताकि वो क्वेश्चन अगर स्टूडेंट पूछे तो तुम्हें पता हो क्या आंसर देना है, तुम्हें उससे ज्यादा आना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू मास्टर हिम, ठीक है? और अगर एमएससी को पढ़ाना है तो पीएचडी करोगे, तो उसके तो कुछ मतलब वी ट्राई ऑफ कोर्स,
एक बार आपको इतना आ जाता है तो आप क्रॉस द फील्ड काम कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि एक बार आपको मेथोडोलॉजी आ जाती है में करना या किसी और चीज में रिसर्च करना, वंस यू अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च, बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू गोइंग टू टीच MSc स्टूडेंट्स, you should be able to take doubts which are even small. तो वो जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अक्सर हो जाता है कि आपने MSc कर ली, आपको ऑर्गेनिक के 10 नेम रिएक्शन याद है, आप भूल गए कि डेल्टा H का क्या इंपॉर्टेंस है। एंड बिलीव मी, अगर आप इतना समझ के करेंगे ना, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। यही गलती हो जाती है कि हम आगे वाला करके पीछे वाला पूरा, ठीक है, और वो करना नहीं होता है। साफ इसलिए हो जाता है क्योंकि आप उसको ज्यादा दिल से कर नहीं रहे होते हो। 1 2 3 भूला किसी को? ABCD भूली? तो वैलेंसी कैसे भूल गई भाई? MSc में आए और तुमसे पूछा कि अगर वाइवा में कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, तो तुम ब्लैंक हो? टेल मी, दिस इज नॉट द वे, ठीक है? लो, अभी तो और भी मुसीबत हो गई है। आपको केमिस्ट्री के अलावा कंप्यूटर, मॉडेम कैसे चलता है, वाईफाई कैसे चलता है, ये सब भी आना चाहिए, ठीक है? दिस वी कॉल एज सॉफ्ट स्किल्स। दीज आर दी स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोफेशन, ठीक है ना? कि अब ऑनलाइन क्लासेस का जमाना आ गया, तो दीज आर द स्किल्स वी हैव टू डेवलप, एंड वी हैव डेवलप्ड। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन का हमने पूरे 7 दिन का सारी सबने करा है, एक वीक का कोर्स सबको करा हम लोगों ने, तो वी नो, चलो, बट हाँ कोर्स इतने प्रोफिशिएंट नहीं होंगे शायद जो कोई कंप्यूटर वाला होगा, बट इट्स ओके। तो लेकिन अगर आप मास्टर्स कंप्यूटर में कर रहे हो और वाइवा में बैठे हो और वैलेंसी नहीं आए ना, तो फिर मेरे से तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है? अपने से एक्सपेक्टेशंस बढ़ाइए थोड़ी सी, अपने से एक्सपेक्टेशंस बढ़ाइए, दूसरों से नहीं, अपने से बढ़ाइए थोड़ी सी, कि मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ, 11-12 तो मुझे घोट के पीना है। उस लेवल का कोई सवाल मुझसे कोई भी पूछेगा तो मुझे आना चाहिए। ट्रस्ट में, इससे ज्यादा वाइवा जो जॉब्स वगैरह में इससे ज्यादा तो क्वेश्चन होते भी नहीं है, ठीक है? टीचिंग के जॉब्स में, हाँ, आप इंडस्ट्री में जाओगे तो पहले लेवल पे तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, फिर जरूर पूछा जाएगा आपको ये नेम रिएक्शन आती है नहीं आती है, आपको मतलब NMR आता है कि नहीं आता है। तो दैट ऑफ कोर्स वी विल बी डूइंग एज इट कम्स, करेंगे। नेम रिएक्शंस आपने बहुत कर लिए हैं, और उसमें भी मैंने बार बार एक चीज स्ट्रेस करी है, उसकी एप्लीकेशंस का ध्यान दो। मैंने नहीं पढ़ाए हैं आपको, लेकिन जिसने भी पढ़ाए हैं उनको पढ़ो, और उनकी एप्लीकेशंस कहाँ होती हैं उन पे ध्यान देना। तो चलो ये प्रवचन खत्म करते हैं यहाँ पे, एंड वी कम बैक टू दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो द वैल्यू, एक तो आपको देखनी है कि वैल्यू क्या होना चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। तो ये जितनी डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है तो वैल्यू माइनस में नहीं है, ये प्लस में है, किसी ने माइनस बोला। नेक्स्ट वी गो टू दिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ pH एंड pKa। तो ये वहीं से आ गया जो मैं आपको बता रही थी ना। pKa क्या बताएगा आपको? एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और pH क्या बताएगी? उसकी कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में कितनी है, आपने सोल्यूशन में कितना डाला है। अब 0.1 मोलर NaCl बना रहे हो तो pH अलग आएगी, 0.01 मोलर बना रहे हो तो pH अलग आएगी, ठीक है? तो pH is connected with the amount of the acid that has been dissolved. Again, it will depend upon the dissociation constant also, pH, क्योंकि नॉट नेसेसरली कि जो 1 मोल HCl की pH आएगी वो 1 मोल एसिटिक एसिड की भी हो, ठीक है ना? 0.1 मोलर इफ आई एम मेकिंग एन HCl, उसकी pH निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालोगे आप? ये भी क्वेश्चन करना है आपको, लिख लीजिएगा। To find out the pH of a 1 molar solution of NaCl and 0.1 molar solution of HCl and 0.1 molar solution of acetic acid. जब एसिटिक एसिड की निकालनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसिटिक एसिड भी मैंने 0.1 मोल डिसॉल्व किया, so what will you will have to do to find the
पीएच HCl की बता दो पहले। 0.1 मोलर HCl की पीएच कितनी होगी? वन कैसे निकाला? कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपको बताना है बेसिकली कि अगर मैंने 0.1 मोलर HCl है तो सॉल्यूशन में H प्लस आयन कितने होंगे? हाँ 0.1 मोल अगर हमने लिया है तो H आयंस कितने होंगे? तो बोल भी दिया है किसी ने, कहाँ अटके हुए हो? मैंने 3.75 ग्राम HCl डाल दिया। कहाँ से 3, 4, 8 आ रहा है? तो HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर 100% डिसोसिएटेड। तो अगर 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन है तो H आयन कितने होंगे? 0.1 मोल ही होंगे। और 0.1 का लॉग लेंगे तो कितना आएगा? व्हाट इज पीएच? माइनस लॉग पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H आयन। H आयन आ गए आपके 0.1 तो माइनस लॉग 0.1 कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? कितना परेशान हो जाते हो तुम लोग है? और अगर NaH 0.1 मोल लिया तो पीएच कितना आएगा? $13 आएगा। एक्सप्लेन करो कैसे आएगा 13? हाँ चलो POH लेना है। ठीक है ऐसे ही कर सकते हो, या फिर आप दूसरा रूल भी यूज कर सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कितना आता है? 1 × 10⁻⁻14। अगर OH माइनस OH 0.1 है तो OH H प्लस कितना हो जाएगा? -13 हो जाएगा। ठीक है ना? तो किसी भी तरीके से आप दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो अब मैं अपने पुराने सवाल पे जाती हूँ कि अगर मैंने 0.1 मोलर HCl लिया तो pH 1 है, लेकिन अगर मैंने 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लिया तो pH कितना होगा? कम होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? घर जाके कैलकुलेशन सीख के। हाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको अल्फा को यूज करना है, जो पहला था ना आपका फॉर्मूला, अल्फा को यूज करके। ठीक है आपको अल्फा को यूज करके H की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है पहले, और फिर आपको इसको करना है। तो ट्राई टू डू दिस न्यूमेरिकल कि वीक एसिड की पीएच कितनी होगी। ठीक, और ऑफ कोर्स ये तो आपको फिर अभी पता ही है कि आजकल हम टेबल्स में एसिड और बेस के लिए अलग अलग टेबल नहीं बनाते, क्योंकि एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन हमने बता रखा है कि दोनों को H प्लस इंटू OH माइनस जो है वो हमेशा 1 × 10⁻⁻14 होती है किसी सोल्यूशन में। तो वो हमने कर रखा है कि pKa और pKb जो है वो आपस में रिलेटेड है। सम 14 होता है, शी डिड दैट करा ना अभी आपने, तो वो 14 होता है। तो इसलिए दोनों के लिए अलग अलग टेबल नहीं बनाए जाते,
वैसे आप बनाने को बना सकते हो, एसिड के लिए pKa टेबल बना सकते हो, बेस के लिए pKb टेबल बना सकते हो, बट क्योंकि pKa और pKb में एक कनेक्शन है तो सबका रिलेटिवली pKa टेबल ही बनाया जाता है। और ये जब हम pKa टेबल को देखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी वैल्यू छोटी है वो क्या है, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिनकी वैल्यू बड़ी है वो वीक एसिड है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे, क्योंकि हमारा लॉरी ब्रॉन्स्टन थ्योरी कहता है कि एसिड एंड बेस आर रिलेटिव। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो बेस नहीं हो पाएगा ना, बिकॉज इट इज रिलेटिव। सो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो बेस पुअर होगा, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो एसिड पुअर होगा। और या फिर हम इनके कॉन्जुगेट एसिड की टर्म्स में बात कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ कॉन्जुगेट एसिड? HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HCl is an acid, it will ionize, give hydrogen ion, plus it will give something else, है ना। तो बेस क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ? Cl माइनस। कॉन्फिडेंस से बोलो, घबरा क्यों रहे हो भाई? जो आता है उसमें घबराने नहीं होता है फिर, ठीक है। वो आता है जब क्लैरिटी होती है माइंड में, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, देन क्लैरिटी विल कम, देन कॉन्फिडेंस विल कम। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, एसिड बेस बिकॉज इट्स रिलेटिव, तो हर एक एसिड का जो दूसरा आयन बनेगा वो बेस का काम कर रहा है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम में जब रिएक्शन लिखते हैं तो नेचुरली जो रिवर्स रिएक्शन है वो उससे डिसोसिएशन से उल्टी हो जाएगी, यानी कि वो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगी, तो वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होगा, कि रिएक्शन विल ट्राई टू गो इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड में नहीं। So we have on that concept itself we have only dissociation table जिसमें pKa वैल्यू ही दी होती है, pKb वैल्यू नहीं दिया होता, बट आपको याद रखना है कि जिसकी pKa कम है वो एसिड होगा in comparison to the other one, ठीक। अब हम बात करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स, और जैसे कोई कंसेप्चुअल आ जाता है, या जैसे मैंने बोला कि हमको रिएक्शंस करनी है तो हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एसिड एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इवन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहला फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो वी हैव दीज hydrides of the periodic table from the second period, methane, ammonia, water, HF, ठीक है। These are some of the compounds from the second period of the periodic table. तो इनमें अगर हमें बताना है कि कौन सा strongly acidic होगा, तो क्या हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं? एसिडिक होगा मतलब क्या है, इसको H देना है। H कब आसानी से दे पाएगा? जब एक तो वो बात है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम चेंज कर दें। नहीं, अभी हमारा चलो सामने वाला सेम ही है, बेस हम सेम ही ले रहे हैं, हमने तो इधर क्या चेंज किया है, HF, H2O, NH3 and CH4 है। When I'm talking about being an acid, that means it has to give one proton. अब प्रोटॉन का बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है? इन चारों में अगर आप देखो तो प्रोटॉन का बॉन्ड किसके साथ है? इसमें किसके साथ अटैच्ड है प्रोटॉन? पहले में कार्बन, दूसरे में कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है? ये चारों बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है? CH बॉन्ड। It's a strong covalent bond. Okay,
HF है समवट आयनिक करेक्टर, कुछ डिसोसिएट बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। दो लोग इक्वल स्ट्रेंथ वाले हैं और एक दूसरे को पकड़ के खड़े हैं, और वहां पे एक हम बहुत मोटा सा आदमी खड़ा कर देते हैं, कोई पतला सा, है ना, तो दोनों का क्या होने वाला है, मतलब when you they are both are pulling, okay, just imagine with some little things like that, याद रह जाती हैं फिर आपको ऐसे सिली एग्जांपल्स। तो आपको कर रहे हैं तो बॉन्ड किसके टूटने के ज्यादा चांसेस हैं, जहां पे अनइक्वल स्ट्रेंथ है, जहां पे दो इक्वल स्ट्रेंथ वाले ग्रुप्स हैं या एटम्स हैं, दे आर गोइंग टू बॉन्ड वेरी स्ट्रांगली, ठीक है ना। तो ये याद रखना, व्हेन द नेगेटिविटी, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल है, मोर देन दैट, इसीलिए वो H निकाल भी पाते हैं हम और कार्बोनाइन बनाते हैं, है ना। CH3- बनता है ना रिएक्शंस में, क्योंकि वो स्लाइटली फर्क है। बट इन कंपैरिजन इफ आई एम टॉकिंग बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इफ कंपैरिजन अगर हम देखें, क्योंकि होल थिंग इज कंपैरिजन, रिलेटिव, दुनिया पूरी ही रिलेटिव है। आपके दुख सुख रिलेटिव हैं, सामने वाले को कुछ मिला तुम्हें नहीं मिला, परेशान हो गए, रिलेटिविटी हुई ना। लेकिन सामने वाला जानता नहीं है, उसको कुछ भी मिल रहा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो यू आर, ऑल थिंग्स आर मोस्टली रिलेटिव, वी आर मूविंग अराउंड रिलेटिवली, हमारे सबकी स्पीड जो है वो रिलेटिविटी एंड ऑल दैट इज। तो यहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव है। कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑलमोस्ट इक्वल है, बट इट इज नॉट द सेम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, तो क्या हो रहा है इसमें, पूरे उसमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बदल रही है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस बेसिस पे बदल रही है, क्योंकि उसके साथ जो लगने वाला एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है, ठीक है। एंड एज यू मूव फ्रॉम दिस, वो बॉन्ड तोड़ना सबसे मुश्किल है, और HF के बॉन्ड को तोड़ना कंपैरेटिवली इन ऑल फोर, आई एम सेइंग, आसान है। सो आवर ऑर्डर बिकम्स दिस: CH4 is less than NH3 is less than water is less than HF, and this depends because the bond with which hydrogen is attached, the atom, the element with which hydrogen is attached, that element has a different electronegativity which affects the bond strength between those two. और आप चेक कर सकते हो CH की बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, NH की कितनी है, चेक करिए, आपको वैल्यूज से भी थोड़ा आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये ऐसा ही देखा था मैंने, ठीक। सो और अगर उल्टी बात करें हम, क्योंकि HF का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, क्लोराइड होगा, ठीक है। वाटर का क्या होगा कॉन्जुगेट बेस, OH होगा, अमोनिया का NH2- एंड CH4 का CH3-। So if I am now talking about the strength of the conjugate base, ये कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी बिल्कुल। CH3 is hungry for a proton, माइनस चार्ज कार्बन के ऊपर आया, आपको पता है ना कितने रिएक्टिव होते हैं कार्बोकेटाइंस, एनाइंस, दे आर सो रिएक्टिव, व्हाई, तो उनका चार्ज जो पड़ा है उनसे संभाला ही नहीं जा रहा, उनको चाहिए कोई कहीं से भी H+ लेके आगे रिएक्शन हो जाएगा, isn't it? So the conjugate, if acid is weak, its conjugate base will be the strongest, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड है, बेस का जो ट्रेंड हो जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा, बेसिसिटी का ट्रेंड रिवर्स होगा। हाँ, अगर एक चीज और है, अगर इसकी फर्दर एसिड नहीं, हाँ ये इसमें कुछ लिखना थोड़ा रह गया, एसिड इसको ठीक है। ये जो सेकंड एग्जाम्पल है ये कॉन्जुगेट बेस का होना चाहिए, तो उस केस में ये रिवर्स होगा। आई डोंट नाउ रिकलेक्ट किस बेसिस पे लिखा होगा, बट ठीक है इसको कर लेंगे, आप गलत याद नहीं रखना। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस, तो अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक, ओके।
नाउ सिमिलरली कुछ आपके कंपैरिजन है कि चलिए कोई पूछ लेता है आपसे HF स्ट्रॉन्ग है या HCl स्ट्रॉन्ग होगा, HBr होगा या HI होगा, तो उस केस में HI स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब इसका कारण क्या है? अब देखो, अब देखो, मैं आपको एक टिप देती हूँ, ठीक है? जब भी ऐसे सवाल एटम की प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी है, तो उनकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है साइज। ये दो चार फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे आप मोस्टली सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट होता है किसी बॉन्ड में, हम डाइपोल मोमेंट की बात कर लेंगे या वंडर वॉल फोर्सेस की बात कर लेंगे। ये तीन चार बेसिक चीजों से ही हमें पूरी खेलना होता है। अब हो जाता है कि पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर दिया, अब क्या है? तो बेसिकली हम ये कॉन्सेप्ट बाद में लगाते हैं। पहले आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, कोई भी आपसे कंपैरिजन पूछा जाए ना, तो आपको रिएक्शन लिखनी है, ठीक है? HCl है, क्या बना? H+ और Cl-। या अगर आपको जैसे आएगा क्लोरो एसिटिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, ऐसे भी आते हैं ना एग्जाम्पल, तो आप लिखिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? प्रोडक्ट कितना स्टेबल है। सो व्हेन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होता, तो दूसरा फैक्टर जो रोल प्ले करता है वो आपके आयंस कितने स्टेबल हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है ना कि साइज में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह के साइज में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट इस जो लाइन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में जो साइज है वो बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है? अब देयर इज अ टर्म कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज दैट चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया जिसपे वो चार्ज स्प्रेड है। जितनी चार्ज डेंसिटी आपकी कम होगी वो मॉइटी उतनी ही स्टेबल हो जाती है। इफ अदर चार्जेस, इफ ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है और साइजेस ऑलमोस्ट सेम थे, तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगा लिया। बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा फर्क है लेकिन साइज में बहुत ड्रामेटिक फर्क आ गया, तो आपकी चार्ज डेंसिटी की वजह से वो जो आयन बनता है, फ्लोराइड आयन, बहुत ही कम स्टेबल है कंपेयर टू एन आयोडाइड आयन, ठीक है? और आपको याद है, आप हमेशा ये भी कहते हो काफी रिएक्शंस में, अगर हमें कोई सब्स्टिट्यूशन करनी है ना, तो हम कहते हैं नहीं आइडो ग्रुप लाओ, फिर रिएक्शन जल्दी हो जाएगा कंपेयर टू ब्रोमो। ब्रोमो में भी जल्दी हो जाता है कंपेयर टू क्लोरो। फ्लोरो में हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन वगैरह में, ऐसा देखते हैं ना। व्हाई? बिकॉज आयोडाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप ऑल्सो, और वो भी इसी प्रॉपर्टी पे आधारित है कि उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है। इन तीनों में क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में जो चार्ज डेंसिटी है ना, वो लास्ट वाले की सबसे कम है। तो अगर हम रिएक्शन आयनाइजेशन का कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट एक आयन बनना है, तो बॉन्ड टूटेगा कैसे वो भी इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ आयन क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन, ये पहली वाली रो में क्या ज्यादा था नहीं, आई मीन चेंज इन साइज ज्यादा नहीं था, ठीक है? तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है, तो बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन इस केस में व्हेन यू गो फ्रॉम वन पीरियड टू अदर पीरियड, चार्ज इज साइज ऑफ द एटम चेंजेस अ लॉट, तो उस केस में आपका फिर अलग आपको पैरामीटर यूज करना होता है, ठीक है? यही आप डी ग्रुप में चले जाएंगे ना, तो फिर आपको थोड़ी और अलग तरह से आपके कंक्लूजन आएंगे, क्योंकि वहां पे भी जो डी एफ में भी साइज बहुत ज्यादा जो है वो चेंज होते नहीं है। तो ये थोड़ी सी याद रखनी है। दो तीन चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है।
बॉन्ड टूटने वाली बात है, और दूसरा क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्टिंग आयन। और ये स्टेबिलिटी ऑफ जो रिजल्टिंग आयन होता है, ये बहुत जगह पे आपको इसी से ही आपका एसिड की स्ट्रेंथ डिसाइड होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ आयन चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करता है, रेजोनेंस पे डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा रेजोनेंस पे इनफैक्ट डिपेंड करेगा, कि रेजोनेंस भी वही काम करती है, चार्ज डेंसिटी को स्प्रेड कर देती है, डिक्रीज कर देती है, मतलब चार्ज को स्प्रेड कर देती है, तो जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। ओके, तो these are the things that you have to, these mainly two things that are coming in my mind that you should take care of. बाकी सब इसी से ही related है, basically strength of the bond and the charge density, and you can explain anything का comparison. ठीक है, अब यहाँ पे क्या comparison हो रहा है between, अब OH है, एक फिनॉल का है, एक अल्कोहल का है, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, क्यों, ठीक है, रेजोनेंस से क्या हुआ, बस, तो कहानी अल्टीमेटली कहां पे आके टिकनी है, चार्ज डेंसिटी पे। ओके, तो ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई हुई है, इसीलिए आप ये देखो फिनॉल और साइक्लोहेक्सानॉल दिया है, पीकेए वैल्यूज, ठीक है ना, एक क्या है, फिनॉल क्या है, एरोमेटिक, साइक्लोहेक्सानॉल क्या है, एलिफेटिक अल्कोहल, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, और उसकी पीके वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो दिमाग में याद रह रहा है ना, अभी पीके वैल्यू कम मतलब एसिड इज ओके। लेट्स टॉक अबाउट देन, कंपेयर करते हैं, अगला एक थोड़ा कंसेप्ट, इसमें भी चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, बट अब रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स में एक बेसिक डिफरेंस है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है या एसिटिक एसिड, So how do we explain this story now? स्टोरी नहीं है, मतलब एक और भी कॉन्सेप्ट है, अगर देखो, अगर ऑक्सीजन, कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से अपने पास रख पाएगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है, ज्यादा वाली, ऑक्सीजन हैज मोर कैपेसिटी टू रिटेन माइनस चार्ज एज कंपेयर टू कार्बन, है ना, इसीलिए कार्बन ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बना दिया, यानी कि OH आपका रिएक्ट करे ना करे, लेकिन आपने CH3 माइनस बना दिया किसी रिएक्शन में, तो वो ऐसे रिएक्ट करता है, इसीलिए वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती हैं और लेस सेलेक्टिव भी हम बोलते हैं कई बार, क्योंकि जितना फास्ट होगा सेलेक्टिविटी उसमें कम हो जाएगी। तो अब कहने को आप कहोगे कि फिनॉल में तो भाई 4-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं, ऊपर वाले में सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो फिर स्टेबल कौन सा है, क्यों है फिर वो, बिकॉज देयर द चार्ज प्रेफर्स टू रिमेन, देखो चार्ज कहीं भी आएगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट पे ही रहना पसंद करेगा, वो ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वही खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन को अपने पास, थोड़ा बहुत डेंसिटी में चेंज आता है, पर ऐसा नहीं है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल की बनती हैं उसमें कार्बन और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम ही हो जाए। किसी के पास सॉफ्टवेयर हो ना, श्रोडिंगर वगैरह या कोई भी, तो आप नहीं भी है तो ऐसे वो जो, डू यू हैव एनी सॉफ्टवेयर जिससे आप फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, कैम ड्रॉ वगैरह, कोई ऐप डाउनलोड की होगी, हाँ जो भी है, ट्राई टू ड्रॉ ए स्ट्रक्चर विद अ हेटेरो एटम, बीच बीच में कोई बोलता है तो ठीक है, थैंक यू, मुझे लग रहा है कोई तो सुन रहा है ना, तो व्हाट यू कैन डू इज ट्राई टू ड्रॉ चार्ज डेंसिटी देयर,
जो भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पेपर पे, ड्राइंग बोर्ड पे, यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली स्ट्रक्चर्स, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है जो हम असल में लिख नहीं सकते हैं, बट उन सॉफ्टवेयर्स का जो एक फायदा है वो ये है कि आपको उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखती है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे कलर अलग होता है, ठीक है। तो आप देखना फिनॉल को, दो भी से कि फिनॉल में इतनी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, फिर भी अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन विल टेंड टू कीप द चार्ज ऑन इटसेल्फ। If I compare a phenol with a benzene ring, तो बेंजीन रिंग में कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है फिनॉल में उसके कंपैरिजन में क्या होगी? फिनॉल में कार्बन के ऊपर, फिनॉक्साइड आयन में, सॉरी लेट्स नॉट टॉक अबाउट फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन में क्या होगी? उससे ज्यादा होगी। What I am comparing, you can write down. Comparison is between benzene ring and phenoxide. You draw these two structures और फिर डेंसिटी चेक करना। कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में जितनी है फिनॉक्साइड आयन में उससे ज्यादा होगी, इसीलिए फिनॉक्साइड आयन इज मोर। उस पे जो रिएक्शंस करते हो आप एन डालने के बाद, आप कोल्बे रिएक्शन, ये रिएक्शन, वो रिएक्शंस करते हो, इसमें बेसिकली क्या है, हमने एक्टिविटी को बढ़ा दिया है फिनॉल की, है ना, वो ज्यादा होगी। बट आई एम टॉकिंग उससे कार्बन से ज्यादा होगी, बट आई एम नॉट सेइंग कि ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही, ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही कार्बन के ऊपर होगी। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? फिनॉल के केस में फिनॉक्साइड जब बनता है, देयर इज सम चार्ज ट्रांसफर टू द बेंजीन रिंग, बट नॉट ऑल द चार्ज इज ट्रांसफर्ड। एसीटेट आयन में when the resonance happens, 50% of the charge goes to the second oxygen atom. So there is a tremendous stability of the ion in case of acetic acid as compared to phenol. Yes, want to say something? This got this? ठीक है, पूरा जो जो नेगेटिव चार्ज आया फिनॉल के ऊपर, आपने एक H निकाल दिया तो एक फुल जो चार्ज है वो चार्ज थोड़ा स्प्रेड होता है, डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द एटम। ठीक, कितना स्प्रेड होता है? थोड़ा स्प्रेड होता है, पर ज्यादातर कहाँ रहता है? ऑक्सीजन पे रहता है। तो ऑल्दो हम ये 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं टू शो दैट सम चार्ज हैज गॉन टू द बेंजीन रिंग और उसमें डेंसिटी बढ़ गई है, बट if I am comparing this with benzene, I can certainly say this will be more stable, okay? But if I am comparing it with acetate ion, then acetate ion में जब resonance होता है तो 50% of the charge is going to the other oxygen, so there is tremendous change in the charge density and that is more stable, okay? तो ये बातें जो है ना, ये थोड़ी आपको हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। रेजोनेंस का मतलब ये नहीं है कि सबके ऊपर चार्ज इक्वल हो गया, ये मतलब नहीं है रेजोनेंस का मतलब। रेजोनेंस में चार्ज इक्वल हो रहा है कि ये नहीं हो रहा, डिपेंड करेगा कि सामने वाला कौन सा है चार्ज, सामने वाला इक्वल नेगेटिविटी का है या नहीं है। नेगेटिव इज नॉट गोइंग टू गिव द फुल चार्ज टू द सेकंड कार्बन, चाहे वो रेजोनेंस में है, ओके? ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे जमाने से पढ़ाई जा रही हैं विद रेजोनेंस एंड ऑल दिस, और बहुत सारा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में क्रिएट होता है। बट यही चीजें अगर आप जाके सॉफ्टवेयर पे ड्रॉ करके करोगे तो आपको समझ आ जाएगी, भाई ये लाल रंग यहाँ पे आ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहीं पे ज्यादा है, इन कंपैरिजन टू दिस इज लेस हियर, दैट्स ऑल। वैसे इसमें है मेरे में, बट चलो अगली बार दिखा दूंगी अगर मेरे आई तो हमने किया था ना, मेरे ख्याल में ड्राइंग का सॉफ्टवेयर तो डिस्कस हो गया ना फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ, तो फिर अपने आप करना, ठीक है? So now we are going to talk about some other factors. So one of them is inductive effect.
ये ना एक चीज और भी है, ये जो नाम अलग अलग दे देते हैं ना, इंडक्टिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे भी कंफ्यूजन हो जाता है। स्टूडेंट सोचता है कौन सा यूज करूं मैं, पर अब मैंने आपको बेसिक बता दिया है। बेसिक क्या है? व्हाट इज द बेसिक थिंग? चार्ज डेंसिटी। आयन की चार्ज डेंसिटी किसमें ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा कम होगी वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होने वाला है। बाकी सब चीजें उसको डिफाइन करने के लिए आपको जो रूल लगता है आप लगाए जा रहे हैं। ओके, उसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए आप कोई भी चीज लगा लिए। बेसिकली ये है कि चार्ज की डेंसिटी अगर कम हो रही है, चाहे वो रेजोनेंस से हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हो रही है, इंडक्टिव से हो रही है, बिकॉज ये हमने सिर्फ नाम दे दिए हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसे जैसे नई नई वो बनती जाती है ना, कॉम्प्लेक्स ही बनती जाती हैं चीजें। पर आपको बेसिक पता है ना, स्टेबिलिटी, एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ उसके आयन पे, या फिर वो कितनी आसानी से बन गया। तो बस सब चीजें उसी से रिलेट कर देंगे। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से करा हुआ है। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली क्या करेगा, है ना, आपका एक आयन बनने वाला है जो नेगेटिव होगा। एक आयन बना रहे हैं जो वो क्या है, नेगेटिव है। अब अगर उसमें आपने रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बांट दी, या दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बांट दिया, तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी को एनहेंस कर देगा। ठीक है ना। तो अगर आपने एक एसिड, नाउ पहला एग्जांपल अगर आप देखो, तो दिस इज एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। तो जैसे जैसे आप उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा रहे हो, या एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो क्या करने वाला है, वो जो कार्बोक्सिलेट बनने वाला है उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा बाय पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, चाहे उसको आप किसी तरीके का भी नाम देते रहो। ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुलिंग जो है वो अगेन डिपेंड करेगी कि कितनी दूर है वो इलेक्ट्रॉन, वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर पास में है तो ज्यादा खींचेगा, दूर है, डिस्टेंस बढ़ गया तो कम खींचेंगे। तो जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है उसमें क्या किया हुआ है, डिस्टेंस चेंज किया है। ओके। हाँ, अगर इन दोनों के बीच में आ गया कंपैरिजन तो प्रैक्टिकली पता चलता है। ऐसे ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं जिसमें दो अलग ही चीजें हैं जिनका कंपैरिजन करा जा रहा है। तो मान लो अल्फा पे अगर एक क्लोरीन लगाया है और बीटा पे 2 क्लोरीन लगा दिए, फिर क्या होगा? फिर आप रट नहीं सकते हो, फिर आपको जाके डेटा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट आफ्टर ऑल ये सब निकाले गए हैं ना, प्रैक्टिकली निकाले गए हैं। हमको ये जो पीके वैल्यूज हैं, व्हाट आर दीज आर नॉट द थ्योरेटिकल वैल्यूज। ऑफ कोर्स आजकल तो थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट मोस्टली जो पीके टेबल बना है वो कहाँ से बना है, वो प्रैक्टिकल वैल्यूज से बना है। तो फिर आपको करके देखना होता है, या फिर आप फिर याद रखिए कि 2 क्लोरो आ गए तो ये इतना बढ़ता है। ठीक। ओके, फिर लास्ट वाले में थोड़ा अलग है कि अगर क्लोरो की जगह फ्लोरो आ गया, ब्रोमो आ गया, आइडो आ गया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। अब इसमें हमें साइज नहीं आने वाला पिक्चर में आयोडाइड का, इसमें क्या आने वाला है पिक्चर में, ब्रोमीन या क्लोरीन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी काम में आ रही है। तो अब आपको साइज वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखना, आपको कौन सा वाला कॉन्सेप्ट देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। ठीक। अभी एक और कॉन्सेप्ट है, बेसिकली बात वही है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड है, एलिफेटिक, ऑलिफेनिक एंड एसिटिलिनिक, राइट। और लास्ट वाला चलो एक वो है अल्फा कार्बन, कार्बोनिल, कार्बोनिल टू अल्फा कंपाउंड। इसीलिए कार्बोनिल इतने रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज नॉट ओनली द कार्बोनिल ग्रुप इज रिएक्टिव, द हाइड्रोजन नेक्स्ट टू कार्बोनिल इज हाईली रिएक्टिव। एसिडिक होता है ना, कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट टू कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, वो हाईली एसिडिक होता है, और उससे बहुत सारी रिएक्शन है। जितनी भी आपकी कंडेंसेशन रिएक्शंस है वो सारी वहीं से शुरू होती है, अल्कोहल कंडेंसेशन, दिस दैट। ठीक है। तो जाके 11th 12th की किताबें
पढ़नी है, वो पूरी केमिस्ट्री माइंड में होनी चाहिए, देन थिंग्स विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये अगर आप देखो तो CH बॉन्ड तोड़ना है विच इज फ्रॉम एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे CH बॉन्ड तोड़ना है फ्रॉम अ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन, फिर हम क्या कहते हैं, और इस पे तो sp3 ही है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। तो फिर हम किसकी बात करते हैं कि जैसे जैसे s करेक्टर कम होता है या बढ़ता है, जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। और पहले वाले में हमने बात करी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो बॉन्ड का टूटना आसान हो जाएगा, दैट कार्बन विल बी एबल टू कीप दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को निकलने देगी। सो वी एसिटिलिनिक कार्बन का pKa 25 है, ओलिफेनिक का 44 है, एलिफेटिक का 51 है। सो यू कैन सी देयर इज अ ग्रेजुअल, इसीलिए ओलिफिन पे रिएक्शंस काफी हो जाती हैं। आप उसको सॉल्ट में कन्वर्ट करके आगे हम रिएक्शंस करते हैं। अब जो लास्ट वाला एग्जांपल था, लास्ट ये कार्बोनिल वाला, उस केस में कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है इट इज अटैच्ड टू अ sp3, बट इसकी तो 19 आ गए, ऐसा क्यों हुआ है? अगर एक कार्बन छोड़ के होता तो ये नहीं होता इतना। एडजेसेंट में कार्बोनिल है और नेगेटिव चार्ज जैसे ही वहां पे बनेगा, नेगेटिव चार्ज विल बी एन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो पाई के साथ इमीडिएटली ओवरलैप करके रेजोनेंस में चला जाएगा, एंड दैट चार्ज विल बी स्प्रेड टू देन 3 एटम्स, ओके, एंड दैट विल स्टेबलाइज इट। और रेजोनेंस भी आपने देखो ना, ये इनोलेट आयन बना है, और कार्ब नॉट ओनली आपको बेस ना भी डालो तो भी कीटो एनोल टॉटोमेरिज्म होता है, बेस नहीं भी है, जहां पे भी आपने कीटोन का कंपाउंड है उसमें इनॉल थोड़ा बहुत, इनॉल की पीक आती ही आती है। NMR लोगे अगर आप प्योर सोल्यूशन ऑफ साइक्लोहेक्सानोन का, आपको OH का इनॉलिक पीक कहाँ पे आता है, इनॉलिक पीक वैसे आइडिया है आपको? चलिए अभी NMR पढ़ा नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू, इवन इफ यू टेक अ प्योर सोल्यूशन ऑफ कीटोन, यू टेक रन इट्स NMR, आपको इनॉल का पीक मिलेगा, इनॉलिक OH का पीक मिलेगा, ठीक है। So that stability comes from this resonance. So basically any of these factors, if they can enhance the stability of the final product, they will come into the picture. कौन सा करना है, आप ध्यान से देखिएगा चीजों को, क्या चेंज हो रहा है, जिन चीजों में आपको कंपैरिजन करना है, जो 4 एग्जांपल मान लीजिए कहीं आए हैं या आपको करने हैं, उनमें चीज चेंज क्या हो रही है, and then you apply that. ठीक है, ये अब फिर हम अगर रिवर्स कर देते हैं, बेस के लिए शुरू करते हैं, तो इतने बाकी है, नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है, थोड़ा पढ़ के भी आ जाइएगा। तो बेस की बात करेंगे हम नेक्स्ट टाइम पे थोड़ी सी, और बेस इंपॉर्टेंट है, कुछ बेसिस आपने पढ़े भी हैं रिएजेंट्स में, LDA पढ़ा होगा,